स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। तो देखिए, आज मूल विधि क्लास लाइव नहीं हो पाई है। ख़राब मौसम की वजह से इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, प्रॉपर चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है इंटरनेट, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई है। तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे। हम मूल विधि का चैप्टर 16 ख़त्म हो चुका था, या कुछ बचा है उसमें से देख लेते हैं आगे क्या करना है। ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज से चैप्टर शुरू हो रहा है 17। देखिए, अध्याय 17 में क्या है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध। ये धारा शुरू होती है धारा 303 से धारा 313 तक। इसमें देखिए, पहला क्या है, चोरी, मतलब संपत्ति के विरुद्ध अपराध में जैसे चोरी के तरीके से। ठीक है, जैसे कोई भी संपत्ति वगैरह हो, हम बिना इन्फॉर्म किए गलत तरीके से, धोखे तरीके से उसको क्या कर लेना, उस पर अपना हक जताना। तो ये धारा किस में आएगी, धारा 303 से 307 तक। जैसे कि धारा 303 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी की सहमति के बिना बेईमानी से उसकी चल संपत्ति को ले जाए तो यह चोरी कहलाता है। जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति है, क्या करना, बेईमानी के थ्रू यानी चोरी के थ्रू क्या करना, उसकी संपत्ति को ले जाना। ठीक है, तो किस में आएगा, धारा 303 में। धारा 304 क्या है, जब चोरी अचानक बलपूर्वक या झपट कर की जाती है तो उसे झपटमारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, वो क्या करने रहा है, चोरी करने जा रहा है, तो उस पर क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, बलपूर्वक अटैक कर रहा है, झपट कर रहा है, तो उसको झपटमारी बोलेंगे। और ये धारा 304 के अकॉर्डिंग आएगा। इसमें 3 साल की सजा होगी प्लस जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर। तो धारा 303 में था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कोई अन्य व्यक्ति उसको चोरी के या बेईमानी के तरह क्या कर लेता है, अपना बनाता है, तो वो धारा 303 में आएगा। धारा 304 कह रही है कि जब कोई चोरी करने के मकसद जाता है किसी के यहाँ, वो अचानक से क्या करता है, अचानक से मतलब जिसके घर में जाता है, वो जिसके दुकान में जाएगा चोरी करने, तो उस चूँकि जो उसके ओनर रहेंगे, चाहे घर के होंगे चाहे दुकान के होंगे, उसको पता चल गया कि ये सामने वाला व्यक्ति चोरी करने के मकसद से आया है, और उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो जो चोर रहेगा वो क्या करेगा, बलपूर्वक उन पर अटैक करेगा। तो किस में आएंगे, धारा 304 के अंतर्गत आएंगे, और इसके लिए 3 साल की जेल होगी और प्लस जुर्माना भी होगा उसको। फिर धारा 305 क्या है, कुछ विशेष स्थानों पर चोरी को गंभीर माना जाता है। तो क्या है कि कुछ विशेष स्थानों पर चोरी को क्या करना, गंभीर माना जाता है। ये धारा 305 के अंतर्गत आएगा। जैसे कि घर हो गया, वाहन हो गया, पूजा स्थल, सरकारी संपत्ति, तो क्या हो जाएगा इन सब जगहों पे, अगर इन सब जगहों पे चोरी हो गई तो ये क्या हो जाता है, गंभीर तरीके से उसको गंभीर माना जाएगा। कहाँ पर, घर, जैसे कि घर हो, एग्जाम्पल में मैं ले लेती हूँ, मतलब घर की कोई संपत्ति हो गई, पूजा स्थल से कोई मूर्ति वगैरह हो गया, है ना, वाहन हो गई उसकी, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, इन सब चीज़ों पे चोरी करना क्या हो जाएगा, एक विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगी, ये धारा 305 के अंतर्गत आएगी। धारा 306 में मालिक की संपत्ति की चोरी अगर कोई उसका कर्मचारी या सेवक करता है तो यह ज़्यादा गंभीर अपराध है। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं पर काम करता है, एक किसके मतलब जैसे कि सेवक इसको बोल सकते हैं, कर्मचारी हो गया, सेवक के थ्रू, जैसे उसको नौकर वगैरह बोलते हैं ना, तो नौकर कहना उचित नहीं है, तो एक सेवक मान लीजिए। तो क्या करता है, वो किसी का कार्य कर रहा है, सेवक के पद पर, कर्मचारी के पद पर काम कर रहा है, किसी के अधीन काम कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, कोई मालिक बैठा है, तो उसको अधीन वो क्या काम कर रहा है, तो उसी से वो चोरी कर रहा है।
अपने मालिक की संपत्ति से वो क्या कर रहा है, जो सेवक या कर्मचारी वो चोरी कर रहा है, तो मामला क्या होगा, बहुत ही गंभीर माना जाएगा। तो वो जो चोरी होगी ना बहुत गंभीर होगी, यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करने वाली बात हो जाएगी। यानी अपने मालिक जो भी सेवक है, कर्मचारी है, उसके जिसके अधीन कार्य कर रहा है, उसी की संपत्ति को क्या करना, उसी की संपत्ति में से चोरी करना। तो उस व्यक्ति को क्या होगी, 7 साल की सजा होगी प्लस जुर्माना भी होगा उसके ऊपर। धारा 307 में यदि चोरी करते समय कोई व्यक्ति जानबूझकर मृत्यु या चोट पहुंचाने की तैयारी करता है तो यह गंभीर अपराध है। तो जैसे कि चोरी करते समय कोई पर्सन चोरी कर रहा है और वो उसको पता है कि मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊंगा, तो वो क्या कर लेता है, अपने बचने के उद्देश्य से वो क्या करता है, किसी को ऊपर अटैक करता है, ठीक है, उसको मारने का प्रयत्न करता है, चाहे उसको मार देता है या चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मृत्यु के पर्पज से करता है कि मतलब इसको इतना मारो ये घायल हो जाए, मर जाए, ठीक है, तो ये गंभीर अपराध के अंतर्गत आएगा। उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा होगी प्लस जुर्माना भी होगा, धारा 307 के अंतर्गत। फिर धारा 308 आता है उद्यापन या उगाही। जब कोई व्यक्ति किसी को डराकर, जैसे हत्या, चोट, बदनामी का डर, जैसे उससे पैदा दस्तावेज या हस्ताक्षरित चीज लेता है तो उसे उद्यापन कहते हैं। माना कि जैसे कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, उसको डराता है, ठीक है, डराता है, चाहे उसके कुछ ऐसे कार्य को वो जानता है, जैसे कि मैं उसको डराऊंगा कि तुम अगर अपना ये मतलब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दोगे, अपनी संपत्ति मेरे घर सिग्नेचर वगैरह नहीं करोगे, तुम ये वस्तु मुझे नहीं दोगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बाहर सोसाइटी में फैला दूंगा, ठीक है, तुमने किस तरह से कुछ कार्य किए हैं, तो उसको क्या करना है, एक धमकाना, बदनामी का डर देना, उसको चोट पहुंचाना, और उसको ऐसा बोलना कि मैं तुमको तुम्हारा वो क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा, और तुम मुझे नहीं तो ऐसा करके दो, अपना दस्तावेज दो, चाहे सिग्नेचर करके मुझे दो। तो उसको क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, उद्यापन बोलेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति किसी को डराकर उससे पैसा, दस्तावेज या हस्ताक्षरित चीज लेता है तो उसे उद्यापन बोलेंगे, ठीक है। और वो उद्यापन की सजा अलग अलग होती है, भय के प्रकार और गंभीरता के आधार पर। उद्यापन तो जैसे कि भय के प्रकार से, यानी केवल हम एक डराएंगे तो उसके लिए अलग क्या होगी, सजा होगी, और गंभीरता के आधार पर, मतलब गंभीरता के आधार पर जैसे कि उसको चोट कारित कर देना, हत्या, इस तरह से कुछ करना, तो उसके आधार पे क्या होगी, अलग दंड का प्रावधान किया जाएगा। जैसे सामान्य उद्यापन के लिए 7 साल तक की, जान से मारने या गंभीर चोट के डर से 10 साल तक की, या झूठे गंभीर आरोप का डर दिखाकर 10 साल तक, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि भय के प्रकार से, यानी केवल उसको डराना उड़ाना, तो किससे हो जाएगा वो 7 साल तक की, जान से मारने या गंभीर चोट के डर से 10 साल, और झूठे गंभीर आरोप का डर दिखाकर 10 साल तक की सजा होगी, ठीक है। धारा 309 में लूट आता है। चोरी या उद्यापन यदि हिंसा या तत्काल जान को खतरे के डर से की जाए, ठीक है, तो उसे लूट कहते हैं। जैसे कि चोरी या उद्यापन, जैसे कि उद्यापन हमने बोला डरा धमका कर, चोरी या उद्यापन यदि हिंसा या तत्काल जान को खतरे के डर से की जाए तो लूट कहलाती है। सामान्य लूट में 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना होगा। यदि लूट रात में राजमार्ग पर हो तो 14 साल तक की सजा होगी। लूट के प्रयास, मतलब केवल प्रयास किए जाए लूट के, तो 7 साल तक की सजा होगी। लूट के समय चोट पहुंचाई जाए तो आजीवन या 10 साल तक की उस व्यक्ति को क्या होगी, सजा होगी। तो ये सब ओवरऑल किस में आएगा, ये लूट में आएगा। फिर आता है धारा 310 और 313, जिसके अंतर्गत आती है डकैती। जब 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करें या उसका प्रयास करें तो यह डकैती होती है। सामान्य डकैती आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा होगी। डकैती करते समय हत्या हो जाए तो मृत्युदंड होगी सजा, चाहे आजीवन कारावास हो सकता है, लेकिन 10 साल से कम नहीं होगी, ठीक है, सजा उसकी 10 साल से कम नहीं होगी। डकैती की तैयारी करना, 10 साल तक की सजा होगी उसको। यदि कोई 5 से अधिक की टोली का हिस्सा है, यानी 5 से अधिक टोली का हिस्सा है, यानी ग्रुप वगैरह, तो 7 साल की सजा होगी। अगर कोई टोली नियमित रूप से डकैती करती है तो उसे आजीवन या 10 साल तक की सजा होगी। मैं समझा रही हूँ इसको। जैसे कि
धारा 310 से 313 तक क्या 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 है, क्या आती है इसमें? तो इसमें आती है डकैती पूरा, यानी 310, 311, 312, 13 क्या किस में आएंगी? डकैती में आएगी। तो अलग अलग तरीके से डकैती को यहाँ पे इन अलग अलग धाराओं में डकैती किस प्रकार से की जाएंगी, किस तरह की डकैती को किस धारा में रखा जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया धारा 310 से 313 तक लेकर। तो इसमें बोला गया है कि जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं, ठीक है, या उसका प्रयास करें, तो ये किस में आएंगी? डकैती में आएगी। सामान्य डकैती, यानी सामान्य डकैती क्या होती है? जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना दो चार लोग लेके, मतलब 5-6 लोग हैं, उसको ले जाकर उनके साथ क्या करना, मतलब हल्का लूटपाट करना, ठीक है, एक छोटी छोटी चीज़ों का लूटपाट करना। तो ऐसे व्यक्तियों क्या किया जाएगा? इस डकैती को क्या बोलेंगे? सामान्य डकैती। और उन लोगों को आजीवन या 10 साल तक की सजा होगी। ये हो गई सामान्य डकैती। फिर आती है डकैती करते समय हत्या हो जाए, माना कि डकैती हो रही है, 5 से 6 लोग डकैती कर रहे हैं या अधिक लोग डकैती कर रहे हैं, वहाँ पे अन्य व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये डकैत है, सब डकैती कर रहे हैं, तो उसके डर से, ठीक है, उस व्यक्ति के डर से जितने भी डकैती करने वाले व्यक्ति रहते हैं, वो सब क्या करेंगे? उस व्यक्ति को मार देंगे, ठीक है। तो वो मृत्यु दंड हो गया, और मृत्यु हो गई तो मृत्यु दंड के लिए क्या करें? मृत्यु के लिए प्रावधान क्या है दंड का? तो मृत्यु दंड हो सकती है उन डकैतियों को, या आजीवन कारावास हो सकती है, या 10 साल से कम तो सजा नहीं होगी, प्लस हो सकता है, ठीक है। डकैती की तैयारी अगर करेंगे, यानी हमारा उद्देश्य डकैती करना, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? 10 साल तक की उनको सजा होगी। यदि कोई 5 से अधिक की टोली का हिस्सा, यानी जैसे 2-4 लोग हैं, चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको चोरी में बोलेंगे, 2-4 व्यक्ति हैं, किसी को चुराने जा रहे हैं, 2 प्लस हैं, 3 प्लस हैं, तो वो चोरी में आएंगे, ठीक है, वो चोरी में आएंगे। अगर यही 5 प्लस हो गए, 5 प्लस हो गए, तो उसको डकैती बोलते हैं। तो जैसे क्या हो गया, डकैती उस टोली में जितने व्यक्ति हैं, उसका एक लीडर अलग होते हैं, ठीक है, उसके एक लीडर, मेन लीडर अलग होंगे। उसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति है, जो भी 5-6 व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति है, लीडर को छोड़कर, उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अगर उस टोली का हिस्सा है, तो उस व्यक्ति को क्या होगी? 7 साल तक की सजा होगी। चूँकि लीडर को क्या हो सकती है यहाँ पे, जो मतलब मेन होते हैं ना, उनको क्या किया जाएगा? उनकी जो सजा का दंड का प्रावधान है अलग ही है, जैसे कि यहाँ बताया गया है। लेकिन 5 से अधिक टोली का हिस्सा है, तो उनको 7 साल तक की सजा होगी। अगर कोई टोली नियमित रूप से डकैती करती है, जैसे कि कोई एक ग्रुप है जो लगातार क्या कर रही है? डकैती कर रही है, ठीक है, लगातार डकैती कर रही है, पता चलता है, तो उनकी दंड का प्रावधान किया जाएगा यहाँ पे आजीवन कारावास या 10 साल तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर है धारा 311 से 313, विशेष स्थिति की सजाएं क्या है इसमें? तो धारा 311 में लूट या डकैती करते समय घातक हथियार या घोर चोट के लिए कम से कम 7 साल तक का कारावास होगा। यानी लूट या डकैती करते समय कोई उस ग्रुप में, मतलब जो भी डकैती करने वाले लोग हैं, चाहे लूट करने वाले लोग हैं, जहाँ पे जाते हैं लूट करने चाहे डकैती करने, वहाँ पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति आ जाते हैं सामने, उनको देख लेते हैं, तो उसके ऊपर वार करते हैं, ठीक है, किससे? हथियार से, और या घोर उनको चोट पहुँचा देते हैं, यानी उनको घोर चोट, अंदरूनी चोट चाहे बाहर चोट पहुँचा देते हैं। तो क्या होगा उन व्यक्तियों को 7 साल से कम 7 साल का कारावास होगा। किसको? लूट या डकैती करने वाले लोगों को। फिर आता है धारा 312 में, यदि केवल प्रयत्न करते समय भी हथियार हो, तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल का कारावास होगा। तो क्या है कि जब भी डकैती करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका जो सामने वाले व्यक्ति है, उनके वार करने की वो सोच रहे हैं, और अपने पास हथियार रखे हैं, ठीक है, हथियार उठा लेते हैं, तब भी उस व्यक्ति को क्या होगा? 7 साल तक की कारावास हो सकती है। फिर धारा 313 में आता है, यदि कोई नियमित रूप से चोरी या लूट की टोली का हिस्सा है, तो 7 साल तक की सजा होगी। जैसे कि कोई भी कंटिन्यू चोरी हो रही है, लूट हो रही है, और कोई मतलब व्यक्ति जो भी उसके अंतर्गत आते हैं, उस टोली का हिस्सा लगातार बने हुए हैं, तो उन सब व्यक्तियों को 7 साल की सजा होगी। धारा 314 में आता है, आपराधिक दुर्विनियोग,
ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति का बेईमानी से खुद के लिए उपयोग कर ले, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, तो 6 महीने से 2 साल तक का कारावास या और जुर्माना हो सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति है किसी की चल संपत्ति का क्या करता है, वो बेईमानी तरीके से उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होगी, 6 महीने से 2 साल तक की कारावास प्लस जुर्माना होगा उसके ऊपर। ये धारा 314 के अंतर्गत आएगा। फिर आता है धारा 315, मृत्यु के बाद संपत्ति का दुर्विनियोग। तो कब, मृत्यु के बाद संपत्ति का, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मृतक की ऐसी संपत्ति को उसके कब्जे में, जो उसके कब्जे में थी, चुरा ले या उपयोग में ले ले, जबकि वह उसका स्वयं वैध उत्तराधिकारी न हो। क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कोई एक व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और दूसरे कोई व्यक्ति, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी इसका कोई है नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा है, तो इसकी संपत्ति को मैं क्या कर लूँ, हड़प लूँ, ठीक है, उस संपत्ति को अपने कब्जे में कर लूँ। तो क्या करना है, ये वो तो उत्तराधिकारी है भी नहीं, फिर भी उसकी संपत्ति को चुरा ले रहा है, तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा होगी प्लस जुर्माना भी होगा। अगर वह व्यक्ति मृतक का कर्मचारी या लिपिक था तो सजा और कड़ी होगी, क्योंकि क्या है कि जो भी मरने वाले व्यक्ति है, अगर जो चुरा ले रहा है, ठीक है, जो भी संपत्ति चुराने वाले व्यक्ति है, वो उस मरने वाले व्यक्ति के कर्मचारी या लिपिक था, यानी वो उसकी देख रेख करता था, फिर भी वो ऐसा काम किया जानबूझकर, तो उसको 7 साल तक की सजा होगी प्लस जुर्माना भी हो सकता है। धारा 316 कह रहा है कि आपराधिक न्यास भंग, जब कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास यानी ट्रस्ट के तहत कोई संपत्ति हो, बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है या उसे अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। जैसे क्या है कि जब संपत्ति ज़्यादा होती चाहे कम होती है, तो देख रेख के लिए लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रस्टी को रखते हैं कि इतनी संपत्ति आप देख रेख करना, और उसी के अंतर्गत वो अपना मतलब लेखा जोखा मतलब तय करते हैं कि मुझे ये संपत्ति किसको देनी किसको नहीं देनी है। तो जो व्यक्ति होते हैं वो अपने ट्रस्टी के थ्रू ये सब चीज़ों को एक क्या करते हैं वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे सजा के रखते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे करना है, ठीक है। कौन, जो व्यक्ति हैं किसके पास, ट्रस्टी के पास, कि मतलब मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, कि इसको संपत्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इसको देखना है, तो ऐसी सारी चीज़ें वो ट्रस्टी के पास वहाँ पे जमा होती है, रखा रहता है। लेकिन वो ट्रस्टी क्या करता है, धोखा कर देता है, बेईमानी कर देता है और अपने लाभ के लिए उस संपत्ति का उपयोग करता है, ठीक है। उसको यहाँ पे उपयोग नहीं, दुरुपयोग बोलेंगे, यानी क्योंकि वो संपत्ति उस ट्रस्ट की नहीं है, उस व्यक्ति की है जिसने अपना संपत्ति इस ट्रस्ट के पास रखा है देख रेख के लिए। तो क्या करना, उसको बेईमानी तरीके से उपयोग करना। उस व्यक्ति को क्या होगी, सामान्य व्यक्ति अगर है तो उसको 5 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना होगा, ठीक है। वाहक, घाटवाल या गोदाम वाला है तो 7 साल तक कारावास प्लस जुर्माना। लिपिक या सेवक है तो 7 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना। लोक सेवक है, बैंकर, व्यापार आदि है तो उसको आजीवन कारावास या 10 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना होगा। धारा 317 कह रही है कि चुराई हुई संपत्ति का रखाव और व्यवहार। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा क्या होती है, वह संपत्ति जो चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, दुर्विनियोग या न्यासभंग द्वारा छीनी गई हो। यानी चुराई हुई संपत्ति का मतलब हो गया वह संपत्ति जो चोरी के थ्रू, डकैती के थ्रू यानी धोखाधड़ी या दुर्विनियोग के तहत क्या करना, उसको छीनना, ठीक है, यानी गलत तरीके से। चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर रखना, मतलब यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए या शक होने पर भी ऐसी संपत्ति को अपने पास रखता है, जैसे कि उसको पता है क्या है, चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर रखना, जैसे उसको पता है कि ये संपत्ति क्या है, हमने चुराई हुई है, ठीक है, धोखा से हमने इसको रखा हुआ है, इसको मान सकते हैं धोखा से। यानी बेईमानी से, चोरी के थ्रू हमने इस संपत्ति को रखा हुआ है और फिर भी उसको
छुपा के रखना, ठीक है, उसको छुपा के रखना, जाहिर ना होने देना, बताना नहीं कि मतलब ये संपत्ति मैंने धोखे से ली है, और उसको क्या करना, बेईमानी के तहत, बेईमानी की तरह उसको रखना, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर रखना। तो उस व्यक्ति को क्या होगी, 3 साल तक की सजा होगी, या जुर्माना होगा, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा, यानी कारावास भी हो सकता है प्लस जुर्माना भी हो सकता है। डकैती की संपत्ति रखना या डाकू से लेना। जैसे क्या है कि एक डाकू है, चाहे डाकू का गिरोह है, ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, किसी की संपत्ति चुरा ले रहा है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आता है, उन डाकुओं से भी उस संपत्ति को चुरा ले रहा है, ठीक है, जबरदस्ती छीन ले रहा है। तो जैसे यहीं पे दिया गया है, अगर वह संपत्ति डकैती से ली गई हो या किसी डाकू से ली गई, यानी या तो कोई चोरी यानी डकैती करके उस संपत्ति को ला रहा है, फिर उस डाकुओं से उस संपत्ति को छीन लेना, ठीक है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठोर कारावास प्लस जुर्माना, यानी ये डाकू से बड़ा डाकू हो गया वो। तो हो गया ये कहाँ तक, धारा 317। अब आगे चलते हैं। ऐसी संपत्ति का व्यवसाय करना, इसका अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चुराई हुई संपत्ति लेता है या बेचता है, जैसे कि अगर कोई चुराई हुई संपत्ति है तो उसको क्या करना, उसको बार बार खरीदना और बेचना, ठीक है, खरीदना और बेचना, तो उस व्यक्ति को क्या हो गया, आजीवन कारावास, यानी चोरी हुई संपत्ति को बार बार खरीदना बेचना, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10 साल तक का जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित करेंगे। यहाँ पे आजीवन कारावास या 10 साल तक का प्लस जुर्माना है, ठीक है। ऐसी संपत्ति को छिपाने में मदद करना, यानी चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में मदद करना, यानी चुराई गई संपत्ति को छिपाना, आगे बेचना या गुम करना, तो 3 साल तक की कारावास होगी या जुर्माना होगा, या दोनों से उसको दंडित करेंगे। यानी जो भी चुराई हुई संपत्ति है उसको छिपा लेना है, ठीक है, छिपा लेना और आगे उसको बेच देना, तो उस व्यक्ति को क्या होगी, 3 साल तक की सजा होगी, जेल होगा या जुर्माना होगा, या जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। धारा 319 में आता है छल। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर इस प्रकार प्रेरित करता है कि ए वह कोई संपत्ति दे दे या बी कोई कार्य करे या न करे जिससे उसे शारीरिक मानसिक प्रतिष्ठा या आर्थिक हानि हो। जैसे क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर इस प्रकार प्रेरित करता है कि जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करना, धोखा देकर प्रेरित करना कि तुम अपना संपत्ति दे दो, ठीक है, तुम ये कार्य करो, उसके शारीरिक और मानसिक प्रतिष्ठा पर क्या होता है, आर्थिक हानि हो, इस तरह से वहाँ पे एक मतलब क्या होता है कि सिचुएशन क्रिएट करना कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करें, हम एक तरह से प्रेरित करें उसको कि अपना संपत्ति मुझे दे दो और ये कार्य करो, चाहे संपत्ति चाहे ये कार्य करो, जो कि इलीगल तरीके से कार्य कराना, ठीक है, धोखे तरीके से। तो उस व्यक्ति को क्या होगी, 3 साल तक की कारावास होगी, जुर्माना होगा या दोनों हो सकता है। या दोनों हो सकता है। विशिष्ट विश्वास भंग के साथ छल, अगर व्यक्ति ऐसे किसी के हित के विरुद्ध छल करता है जिसे वह संरक्षित रखने की कानूनी या संविधात्मक रूप से बाध्य था, यहाँ पे होगा। तो धारा 317 धारा 319 समझ में आ गया। छल किसको कहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको क्या करना, छल तरीके से, धोखा तरीके से उसको प्रेरित करना कि तुम अपना ये संपत्ति दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, वो मतलब उसके सामने एक आर्थिक या शारीरिक मानसिक सिचुएशन क्रिएट करना जिससे सामने वाला व्यक्ति मजबूर हो जाता है, ठीक है, ऐसा करने पर कि मैं अपना संपत्ति चाहे इस कार्य को कर ही देता हूँ, तो वो क्या हो गया, इलीगल हो गया ना। तो किस में आएगी, उसको व्यक्ति को 3 साल तक की सजा होगी और जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। मूल्यवान दस्तावेजों के संदर्भ में छल, जैसे मूल्यवान दस्तावेजों के संदर्भ में छल, तो इसकी परिभाषा क्या है कि अगर छल के कारण कोई व्यक्ति संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज को बनाता है, परिवर्तित करता है या नष्ट करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है छल के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को मूल्यवान प्रतिभूति या दस्तावेज को बनाता है, यानी गलत तरीके से किसी दस्तावेज को बनाना
या उसको चेंज करना, ठीक है, या उसको उस दस्तावेज को बना है पहले से तो उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। धारा 319 का प्रतिरूपण द्वारा छल, धारा 319 में ही है प्रतिरूपण द्वारा छल। तो इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरे के रूप में प्रस्तुत करता है और इस तरह से छल करता है, जैसे क्या है कि संपत्ति किसी और के नाम पे है फिर भी ये प्रूव कर देना कि ये संपत्ति मेरी है, तो वही दिया गया है प्रतिरूपण, ठीक है, सेम टू सेम, जैसे कि उस किसी का रूप ले लेना, किसी व्यक्ति का नाम टैग लगाना कि मैं ही हूँ वो पर्सन, ठीक है। तो गलत तरीके से यानी छल तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को लेना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरूपण द्वारा छल, ये भी धारा 319 के अंतर्गत आएगा। फिर आता है धारा 320 संपत्ति का कपटपूर्ण छुपाव। इसके अंतर्गत है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी संपत्ति को इस तरह छिपाता या हटा देता है ताकि वह लेनदारों द्वारा विधिक तरीके से बांटी न जा सके, तो न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक की कारावास होगी प्लस जुर्माना होगा, या जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। जैसे क्या है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी संपत्ति को क्या करता है, छिपा लेता है, ठीक है, छिपा लेता है, चाहे अपना नाम हटा देना, चाहे उस संपत्ति को छिपा देना, अगर मेरा तो यहाँ पे नहीं है, यानी जो लेनदार द्वारा विधिक जैसे कि क्या है कि संपत्ति जब बांटने की बात आती है ना कि आपका कहाँ पे है, जो सामने वाले कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं कि मेरा यहाँ तो नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ तो नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बता दूंगा तो यहाँ इस जगह से मुझे हटा दिया जाएगा, कहीं और रख देंगे। तो गलत तरीके से वो बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अपना नाम और संपत्ति छिपाने की कोशिश करता है वो पर्सन। आपने देखा होगा ना कि अभी भी चकबंदी वाला जो है ना, बहुत लोगों के यहाँ चकबंदी होती है, तो चकबंदी का यही होता है कि अगर कहीं ज़मीनें सबकी बिक्री हुई हो तो वो इकट्ठा कर देना, ठीक है। ये लेखपाल आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उस समाज में कि बोलते हैं कि नहीं मुझे चकबंदी नहीं करवानी है, मेरा जहाँ पे है वहीं पे रहने, मतलब क्योंकि वहाँ पे कुछ अगर किसी की वहाँ पे तालाब है, ठीक है, तालाब कहाँ तक था नहीं पता, लेकिन वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी के थ्रू उस अपने खेत को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अपने खेत को बढ़ा लेते हैं तो उनको फायदा हो गया। जब चकबंदी होगी कहीं एक जगह तो जितना पहले से उनका खेत था उनको उतना ही मिलेगा, तो फायदे में उस फायदे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मतलब अपनी चालाकी के कारण लोग अपना नाम और संपत्ति को वहाँ से छिपाते कि अरे मेरा तो वहाँ नहीं है, ताकि वो जो विधिक कार्यवाही हो आगे ना हो सके। तो वही तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 6 महीने से लेकर अधिकतम 2 साल तक की सजा होगी, यानी जेल होगा या जुर्माना होगा या दोनों से उसको दंडित करेंगे, ठीक है। फिर आता है धारा 321 ऋण या मांग की अदायगी से बचना। इसके अंतर्गत क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी की ऋण या मांग के भुगतान से जानबूझकर और धोखेबाजी से बचता है जिसे वह कानूनन देने का पात्र है। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसको उसके ऊपर मतलब जैसे कुछ चार्ज वगैरह है, उसको हर मंथली चाहे मतलब ईयरली उसको भरना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको भरना पड़ेगा। वो क्या करता है, उसको जानबूझकर यानी धोखेबाजी से बचता है, या जानबूझकर धोखेबाजी से बचता है, चाहे उस भुगतान को क्या करता है, मना करता है कि ये मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है, यानी जिसे वह कानूनन देने का पात्र है उसको धोखेबाजी तरीके से उसको बचता है, उस भुगतान को देने से मना करता है, तो उस व्यक्ति को क्या होगी, 2 साल तक की कारावास होगी या जुर्माना होगा या दोनों से उसको दंडित करेंगे। एक तरीके से मान लीजिए जैसे कर वगैरह होता है, टैक्स लगते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उस टैक्स से बचने का काम करना। तो यहाँ पे एक टैक्स वर्ड नहीं यूज किया है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी ऋण या मांग के भुगतान के लिए जानबूझकर और धोखेबाजी से बचता है जिसे वह कानूनन देने का पात्र है, तो उसको 2 साल तक की सजा होगी और जुर्माना होगा, यानी प्लस जुर्माना होगा, या उसको जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। धारा 322 आ गया झूठे तथ्य देकर संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेज बनाना, यानी झूठे तथ्य देकर संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेज बनाना किस धारा के अंतर्गत आएगी, धारा 322 के अंतर्गत। जब कोई व्यक्ति
बेईमानी से ऐसा दस्तावेज बनाता है या हस्ताक्षर करता है जिसमें झूठे तथ्य होते हैं। ए हो गया झूठे तथ्य होते हैं, बी हो गया वो संपत्ति के अंतरण या लाभ से संबंधित होते हैं। जैसे क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब किसी पद पे लोग कार्य करने बैठे हैं, सरकारी पद पे, तो कोई अन्य व्यक्ति आते हैं, एक साधारण व्यक्ति आते हैं, उनको वो बोलते हैं कि आप मेरा ये जो है ना कागज़, ये जो नक्शा है, इसके अंतर्गत जो मेरा नाम है यहाँ पे आप चढ़ा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्रूव कर दीजिए कि ये ज़मीन मेरी हो गई। तो क्या करना है, जो साधारण व्यक्ति है उसको तो नहीं, लेकिन जो करवा रहा है, जो कर रहा है ना इस तरह के काम, उसके ऊपर बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति बेईमानी से ऐसा दस्तावेज बनाता है, हस्ताक्षर करता है जिसमें झूठे तथ्य होते हैं, वो संपत्ति के अंतरण या लाभ से संबंधित होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पैसा भी तो मिलेगा अगर ऐसा करता है वो। तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 3 साल तक का कारावास होगा या प्लस जुर्माना होगा, या उसको दोनों से दंडित करेंगे। समझ सकते हैं आप कि कोई व्यक्ति है, किसी भी पद पर बैठा है, कोई असाधारण व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं कि आप इस पे मेरा नाम चढ़वा दीजिए, चाहे अपना हस्ताक्षर यहाँ पे लगाइए और उस संपत्ति को मेरे कब्जे में करवाइए। तो क्या हो गया, झूठे तथ्य हो गए। तो और वो क्या, वो जो दस्तावेज है वो बेईमानी तरीके से तैयार किए गए हैं, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, 3 साल तक की सजा होगी, प्लस जुर्माना भी होगा। ये धारा 322 के अंतर्गत आएगा। तो हमारी मूल विधि अभी के लिए यही तक थी। आगे क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे क्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में, कल लाइव क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कल कोई टेक्निकल इशू ना हो।